बाजार बोलता है। इसमें हम बात करेंगे एफआईज डीआईज के डेटा की। तो एफआईज लगातार पांचवें दिन खरीदारी करते हुए नजर आए। कल भी उन्होंने हल्के हाथ से खरीदारी की है, लेकिन कहीं ना कहीं एफआईज का मोमेंटम बरकरार है। यही मार्केट को अच्छा लगता है। 1291 करोड़ की बाइंग कल एफआईज करके ले गए। डीआईज ने कल 886 करोड़ रुपए की प्रॉफिट बुकिंग की है। तो डीआईज का प्रॉफिट बुक करना तो बनता है, इतने समय से डीआईज लगातार मार्केट को सपोर्ट करते आ रहे हैं। लेकिन देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस से कुछ सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। आज चाइनीज मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर खरीदारी है हैंसेंग में 2.5% की, डाउ जोन्स 2.5% बढ़ा, निकाई और कोस्पी यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। इंडियन मार्केट क्यों गिरा, अभी उसकी कहानी बताएंगे। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं इस लैक क्लस्टर वाले मार्केट में। तो साइन डीएलएम आईटी से जुड़ा हुआ शेयर करीब 7.25%, मोतीलाल ओसवाल 7%, एचसीएल टेक आफ्टर रिजल्ट 7%, एयू बैंक आफ्टर रिजल्ट 6%, लेटेंट व्यू करीब 5%। तो ये सारे जो शेयर्स हैं उसमें से कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो आईटी की वजह से चले और कुछ शेयर अपने रिजल्ट्स की वजह से। एक बार देख लेते हैं टॉप लूजर्स कौन से हैं जहां पर कि आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। जे&के बैंक 6%, एएमआईएल करीब 4%, आलोक इंडस्ट्री 3.25%, हैवल्स और क्रॉम्पटन, हैवल्स आफ्टर रिजल्ट्स यहाँ पर भी इंपैक्ट है। साथ ही क्रॉम्पटन में करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आज क्यों ऐसा हो रहा है कि आज हमारा मार्केट थोड़ा सुस्त है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर ठीक है, दुनिया भर के बाजार ठीक हैं, हांगकांग का मार्केट ठीक है, चाइना का मार्केट ठीक है, अमेरिका का मार्केट ठीक रहा, लेकिन हम क्यों ठीक नहीं रहे। चीन के साथ डील होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका ने खुद ऐसे संकेत दे दिए। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कल ये स्टेटमेंट दिया कि चीन के साथ डील संभव है और फिलहाल कोई बातचीत नहीं है और टैरिफ की लड़ाई जल्द शांत हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की सॉफ्टनेस दिखा रहा है चाइना के साथ कि उनका बिना चाइना के काम चलने वाला लगता है नहीं। अब इंडियन आईटी शेयर क्यों चले, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कि अगर अमेरिका की इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं होगी, दैट मीन्स कि इंडियन आईटी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी वजह से आज केवल आईटी शेयर चल गए हैं। एक वन वे चले आज, इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, विप्रो, एचसीएल टेक सभी चले। एचसीएल टेक की तो रिजल्ट्स की भी बात करेंगे। रचित भाई, ये जो वन वे चले ना आज, इनका वैल्यूएशन से तो जो लेना है सो है, लेकिन जो खबर होती है ना सर, आज वो खबर भी है इनके साथ, फ्लेवर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम केवल और केवल अभी पिछले 1-2 महीने में आईटी शेयरों को इसीलिए हो रही थी कि अमेरिका और चीन की जो गर्मा गर्मी थी उससे हमारे पूरे बाजार को फ़ायदा मिल रहा था और अमेरिका को नुकसान हो रहा था, उससे चीन को नुकसान हो रहा था। अब उन दोनों को फ़ायदा होगा तो हमारे आईटी को फ़ायदा होगा, हो सकता है पूरे मार्केट को उतना फ़ायदा ना हो। आज वही मार्केट में दिख भी रहा है। आप बताएं, कोई आईटी शेयर अगर आपको चुनना हो लार्ज कैप आईटी में तो वो कौन सा होगा? देखिए, मैं अभी आपको एक बहुत क्लियर व्यू दूं कि ये बातें बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं पूरे मार्केट के लिए ही एक बहुत सूदिंग बात भी है। और अगर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर कि हमने ये जो बात कही ना कि आज इंटरनेशनल मार्केट परफॉर्म कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे का आप कारण देखिए कि जैसे ही हमने 23,800 का लेवल टच कर लिया था, 23,800 का लेवल टच करते ही हम कहीं ना कहीं जो टैरिफ वॉर के स्टार्टिंग वाले लेवल्स पे ऑलरेडी आ चुके थे एंड वी वर अमंग द फर्स्ट फ्यू मार्केट्स ग्लोबली जो उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकल गए थे। और उसके बाद हमने फॉलो अप मूवमेंट भी देखा, तो हम ऑलरेडी वो मूवमेंट कर चुके हैं इन कंपैरिजन विद द ग्लोबल मार्केट, इसलिए हम इस न्यूज पे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम आईटी की ही बात करें तो देखिए, जैसा कि हमेशा से सब लोग जानते हैं, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव आदमी हूँ और मेरे को पता नहीं क्यों जो ब्लू नहीं, चिप्स मैं हैं तो नहीं उनके जानता है साथ रचित भाई, आप कब से कंजर्वेटिव हो गए? नहीं जब कंजर्वेटिव मैं इन ही द नहीं जानता तो लोग कैसे जान रहे होंगे? लोग तो आपसे मिले भी नहीं है, लोग तो आपको टीवी पर देखते हैं बस। नहीं, कंजर्वेटिव इन द सेंस, देखिए मैं हमेशा एक कैपिटल सिक्योर करने की जो एक मुहिम रहती है अच्छा मेरी, अच्छा। और मैं हमेशा कहीं भी डर दिखता है तो पहले ही एक विसल ब्लोअर की तरह या अलार्म की तरह बजने लग जाता हूं। तो उसके चलते मैं वापस एक ही चीज कहूंगा कि आप अपनी रिसर्च भी करें, बट उसके साथ साथ अगर हमारी तरफ से टॉप पिक मांगेंगे तो मैं समझता हूं अभी भी
हम बहुत सेफ फील कर रहे हैं विद टीसीएस, विद इंफोसिस। ये दो काउंटर्स ऐसे हैं जो कि करंट लेवल्स पे भी आप देखें, जो हिस्टोरिकल हाई से ये करेक्ट किए हैं, एक सेंस ऑफ कंफर्ट दे रहे हैं। पेडिग्री अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। आप चाहें तो इनके साथ स्टिक अराउंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इनके साथ आप डील कर सकते हैं सभी शेयर्स के साथ, खासतौर से इन्फोसिस, टीसीएस जैसे बड़े दिग्गजों के साथ। अमेरिकी मार्केट में भी इसीलिए उछाल भी कल देखने के लिए मिला, क्योंकि बड़े देशों के साथ ट्रेड डील के साइन मिल रहे हैं, बड़े रीजन्स के साथ मिल रहे हैं, जापान के साथ मिल रहे हैं, भारत के साथ मिल रहे हैं, यूरोप के साथ मिल रहे हैं, चीन के साथ भी अब डील की संभावना है, उनके खुद ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोल दिया। तो फिर प्रॉब्लम रही कहाँ जाती है? वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इनसे थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। कंबोडिया वम्बोडिया से इनसे कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी? इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इनके साथ ट्रेड डील हो जाएंगी। मेन ट्रेड डील तो यही है, जो 4-5 कंट्रीज़ हैं, रीजन है, जहाँ से कि असली माल आता है, बड़ा माल, बड़ा ट्रेड होता है अमेरिका का, जहाँ से कि उनकी इकोनॉमी उथल पुथल हो सकती है। रचित भाई ये बताइए, ये जो शेयर कुछ गिर गए थे ना इन ट्रेड के संकट की वजह से, डर की वजह से, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, मदरसन, इनमें कोई लग रहा है कि ठीक है कि इसमें बाउंस बैक आ जाएगा? देखिए, टाटा मोटर्स तो ऑल टाइम फेवरेट्स में से है और हर लोअर लेवल पे अच्छा लगता है। अभी भी देखिए, टाटा मोटर्स ने जो अभी चाल चली है, ये हमारी समझ से कंटिन्यूस रहनी चाहिए। और अगर कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो ये मूवमेंट जो है, पर्टिकुलरली आपका ये 716 से 724 रुपए तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे भी। ठीक है। कल एक और ट्रिगर आया, तेल कीमतों में रिकवरी, कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखने के लिए मिला। कारण सिंपल है कि अभी तक जो एक तेल कीमतों में गिरावट आ रही थी वो इसीलिए आ रही थी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की बातें होने लगी थी, अमेरिका में होने लगी थी, चीन में ट्रेड वॉर की वजह से होने लगी थी। जो दो बड़े कंज्यूमर हैं क्रूड ऑयल के, वहीं पर अगर डिमांड कम आएगी तो क्रूड ऑयल का गिरना लाजमी था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेड डील को लेकर संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, उससे क्रूड ऑयल की डिमांड पर जो आशंकाओं के बादल थे वो हटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल तेज होता जा रहा है। और मॉर्गन स्टैनले ने भी कहा कि तेल कीमतों में तेज गिरावट अब नहीं होने के आसार हैं, यानी कि उनको लगता है कि बॉटम शायद आसपास फिलहाल शॉर्ट टर्म का तो लग गया है। अगर क्रूड ऑयल का बॉटम लगा है तो क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का टॉप बन गया, रचित भाई? देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो ऐसा ही देखता हुआ देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल सही बात है, अगर क्रूड ऑयल का बॉटम बन गया तो ये अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेपेड मूवमेंट आपको जरूर करते हुए दिखा सकते हैं। तो हायर लेवल्स पे जैसे ही आपको मौका मिले, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेनी चाहिए। मगर एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि क्रूड ऑयल के लिए जब ट्रम्प साहब ने अपनी रेजीम चालू करी है, तभी से वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस को नीचे लाने में और इसको अच्छी तरीके से मार्केट एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप हायर लेवल्स पे अगर आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें। मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा समय अभी निकल जाने दें। वापस जैसे ही ये चाइना वाली सिचुएशन कूल ऑफ होगी, क्रूड ऑयल पे हो सकता है कि ट्रम्प साहब फिर कोई एक्शन ले और उस एक्शन के चलते शायद क्रूड ऑयल करंट लेवल से और नीचे जाता हुआ दिखे। ठीक है। तो क्रूड ऑयल पर बहुत ज़्यादा बुलिश तो अभी भी नहीं है रशिद भाई हमारे, और क्रूड ऑयल को लेकर प्रॉब्लम तो ओवरऑल तो है ही, मतलब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कभी भी उन्होंने पिछले रिजीम में भी क्रूड ऑयल को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया था। इनफैक्ट एक बार तो नेगेटिव भी आ गया था। इन द हिस्ट्री ऑफ क्रूड ऑयल आई थिंक पहली बार क्रूड ऑयल के प्राइजेस नेगेटिव चले गए थे। नेगेटिव रजित भाई कितने गए थे? $31? हाँ, मतलब अब आपको पता है विक्सर, मैं थोड़ा सा फिगर्स को लेके मेमोरी मेरी वीक है। बट हाँ, ये $36-37 तक या $31 तक गए थे। और वो सर कोविड लॉकडाउन के दौरान था, जब एक हाँ। बार एक्सपायरी में वो सिचुएशन बनी थी कि वेयर हाउस जो था वही अवेलेबल नहीं था और उनका कोई डिलीवरी का प्रॉब्लम ट्रिगर हुआ था, जिसके चलते ये पर्टिकुलर एक्शन लिया गया था। और हम लोग भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे और ये सुनने में ही बहुत फनी लगता था कि क्रूड ऑयल भी ले लो और उसको लेने के लिए पैसे भी ले लो। मतलब इतनी नेगेटिव सिचुएशन डेवलप हो जाती है सर ये ग्लोबल मार्केट्स में। और आप देखिए, ये मार्केट्स कई कबार आपको बहुत चौंका देते हैं।
और जब ऐसी चौंकने की चीज मिलती है ना सर, एक बस एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा, हमको ये जरूर देखने को मिलता है कि मार्केट से हम रोजमर्रा कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो जब भी हमको मार्केट एक्सपर्ट बोला जाता है ना, मुझे लगता है गलत वर्ड यूज किया जाता है, हमको मार्केट प्रैक्टिशनर बोल देना चाहिए। हम एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं क्योंकि डेली ये मार्केट हमको कुछ ना कुछ 9 से 3:30 के बीच में नया सिखा के जाता ही जाता है, और हम भी लर्निंग ही करते रहते हैं। सर तीन चार प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें कि कोई बोले कि मैं एक्सपर्ट हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत ही है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कितने ही पढ़ लें, सब कुछ कर लें, लेकिन उनकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक वो प्रैक्टिस में केसेस को लाइव हैंडल नहीं करते हैं तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सेम केस लॉयर का है सर, सेम केस एस्ट्रोलॉजर का है, तो सेम केस स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट का है। तो मैं तो हमेशा मानता हूँ ये चार प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पर कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने ख़राब केसेस देखेंगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि क्या गलतियाँ हुई। जितने बेयर मार्केट देखेंगे, जितनी बड़ी बड़ी इवेंट्स को आप सुलटने की क्षमता रखेंगे या उनसे सुलटेंगे, उनसे इलाज कर हो सकता है गिर भी जाएं, गलतियां भी हों, और लेकिन उसके बाद जब आप लर्निंग कर्व देखेंगे तो बहुत आपको शायद पता लगेगा कि मार्केट में आपने क्या सीखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने स्टेटमेंट बात बोली। लेकिन सर जो आपने खबर शुरुआत में बोली थी, ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा देखिए देश के लिए, या हम कहें एक जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कश्मीर में, उसकी वजह से थोड़ा मन तो ख़राब हुआ है, बिल्कुल मन ख़राब हुआ है। पीएम मोदी ने अमित शाह को ज़रूरी कदम उठाने के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमारे साथ है। रशिया के रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई में भारत के पक्ष में ही हैं। पुतिन ने तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए हैं कि इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, तुरंत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये और जो हमारे पीएम मोदी हैं वो सऊदी अरब का जो ट्रिप पर गए हुए थे उसमें भी उस ट्रिप को शॉर्ट करके वो इंडिया आ रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े एक्शन की तैयारी तो है। अब ये बड़ा एक्शन चूँकि वहाँ से पाकिस्तान की साइड से भी जो उनका एक उग्रवादी संगठन है उसने इसकी अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए कि हाँ हमारे ही लोग गए थे, तो जाहिर सी बात है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क तो अब क्रिएट होगा, मामला तो गर्म होगा। अब ऐसे में रचित भाई, मार्केट का सेंटीमेंट तो नहीं बिगड़ जाएगा जो थोड़ा सा सुधर रहा था? दूसरा कि डिफेंस शेयरों पर कुछ दोबारा फोकस तो नहीं करने लग जाएगा मार्केट? सर देखिए, अगर इस पर्टिकुलर एक्ट को लेके हम बात करें जो हुआ है, और जितना मैं समझ पाया हूं, मतलब ज्यादा तो देखिए अभी जो हमने बात कही थी, लर्निंग प्रोसेस हमारी कंटिन्यूड है। बट जो हमारी अभी टॉप लीडरशिप है वो इतनी सेंसिबल तो है कि कहीं ना कहीं वो भी ये जानते हैं बात, कि अगर हाथ के हाथ उन्होंने कोई एक्ट किया तो पाकिस्तान इज रेडी इन फुल फोर्स। मतलब जस्ट दैट आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, मगर हाँ, अगर कोई भी देश ऐसा कदम उठाता है तो अपने एनफोर्समेंट और री इन्फोर्समेंट, अपने सारे बेसिस को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठा हुआ होता है। एंड इस टाइम पे अटैक आई रियली डोंट थिंक माइट हैपन। अगर हो ही जाता है तो जरूर आपको मार्केट में एक छोटा सा नी जर्किंग रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है। बट मेरे को नहीं लगता अभी ऐसा कोई भी हाथ के हाथ कदम उठाया जाएगा। अभी रणनीति बना के एंड राइट टाइम, जैसे सर देखिए हमने पुलवामा अटैक के दौरान भी आप देखिए, वी वेटेड एंड वी हिट देम हार्ड, बट वी वेटेड फॉर द राइट टाइम। हो सकता है ऐसा ही कुछ वापस देखने को मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है और कुछ और ही हमारे जो टॉप ब्रासेस हैं वो सोच के बैठे हुए हैं कि इस टाइम फुल स्केल वॉर या ऐसा कुछ होता है, तो डेफिनेटली आप देखिए मार्केट को उस टाइम पे एक जग ज्यादा देखने को मिल सकता है। और वही कारण है कि फ्राइडे को भी जब हम शो से कनेक्ट हुए थे तो हमने बड़ा क्लियरली बोला था कि अब जिस तरीके से मार्केट ने इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में रैली करी है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आपको करते रहनी चाहिए। 24,150 का एक क्रूशियल लेवल था जिसके लिए हमने डिस्कस भी किया था फ्राइडे के शो में। अभी भी हम आपको यही बोलेंगे कि आज जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, अगर आपने लोअर लेवल्स पे अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाई है, फॉर द टाइम भी एक बार प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। क्योंकि यस, ये कहना मुश्किल है एक्ट कब किया जाएगा,
बट अनसर्टेन टाइम्स हम देख सकते हैं इन अ वीक्स, इन अ फोर्टनाइट टाइम। और फिर उसके बाद सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है, क्या होती है, क्योंकि देखिए विवेक भाई, आप भी इस चीज को मानेंगे, अभी सब भरे हुए हैं। मतलब रशिया यूक्रेन से हम उभर नहीं पा रहे हैं। और नेतन्याहू जी जो है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि इसराइल भी सपोर्ट में खड़ा हुआ हो गया है। कहीं ना कहीं जोश में अगर कोई कदम उठा लिया गया और वो आगे फर्दर एक्सकेलेट होता है, तो फॉर द टाइम भी मार्केट थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। लोअर लेवल्स पे जो आपने पोजीशन बनाई है उसमें जरूर प्रॉफिट बुक करें। डिफेंस में मैं ये बोलूंगा सर, अभी इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि हम एक स्टेट ऑफ वॉर में जा रहे हैं। अब वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से डेवलप होता है, एक बार वो हम देखें, उसके बाद ही करें। क्योंकि लोअर लेवल से डिफेंस स्टॉक्स ने भी अच्छा मूवमेंट दिखा दिया है। जस्ट फॉर द स्टेक ऑफ गेटिंग इनटू अ स्टेट ऑफ वॉर, क्या उनमें नई बाइंग करनी चाहिए? अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता। लोअर लेवल्स पे आपने ले रखा है तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो जो शेयर में सर ने बताया कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उस पर हम देख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है रचित भाई कि पिछले अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें इस गवर्नमेंट का, तो ये ज़्यादा मतलब कार्रवाई अगर बोल दी है तो होगी तो ज़रूर, ये तो पक्का है सर। अब वो दिन डिसाइड तो वो इंटेलिजेंस जो हमारा देश का है वही डिसाइड करेगा, और जो सरकार है वही करेगी, और होना भी चाहिए सर। ऐसा तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा कि जो आपके देश में कोई घुसकर कुछ भी करे तो उसको कुछ जवाब ना मिले। तो ये तो डेफिनेट सी बात है, इसमें तो देश आई थिंक पूरा साथ है। और जो गलत चीज़ें करके गए हैं वो लोग, उनको सीधे तौर पर उनको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। अब अगर उसमें पड़ोसी मुल्क उनका साथ दे रहा है तो ठीक है, फिर उसको भी झेलना पड़ेगा। और अगर नहीं दे रहा है तो ठीक है फिर, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो साथ ही है सर। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और मैं ये जो आपको बात बता रहा था कि हमने हिस्टोरिकली भी जो देखा है, दे वेट फॉर द टाइम एंड देन दे टेक एन एक्शन। बट सर इस बार डिफरेंस जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। आपने एक चीज नोटिस करी हो, और मैं मतलब मेमोरी जितनी मेरी है और जितना मुझे याद है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट को कश्मीर में डायरेक्ट टारगेट किया हो। आज तक आप देखें, कश्मीर में लोकल्स के ऊपर अटैक हुआ था, आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था। टूरिस्ट के ऊपर ऐसा डायरेक्ट गन पॉइंट, एक पॉइंट ब्लैंक अटैक जो था, वो पहली बार हुआ है। और वो जिस तरीके से हुआ है, अब इस पे क्योंकि उसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स भी थे, मतलब लिस्ट आई है, मैं उसको वेरीफाई तो नहीं कर पाया हूं, बट कुछ फॉरेन नेशनल्स भी थे जिनका नाम जिनकी डेथ हुई है उस लिस्ट में था। अब ये अगर एक्ट किया जाता है तो ये आपको एक ओपन चेतावनी है। और इसके लिए क्या हमारी सरकार सिर्फ पुलवामा अटैक जैसा जो एक काउंटर स्ट्राइक था वो करेगी, या एक फुल वॉर लाइक स्टेट में चली जाएगी? वो एक बार देखना होगा। किस तरीके से जो टॉप ब्रासेस हैं, जो आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने शाह साहब को बोल दिया है एक्शन लेने के लिए, अब वो किस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, दोवल साहब इस पे क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, ये कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगी। और फुल स्टेट ऑफ वॉर में भी अगर अभी जाएं तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। अब इंडिया अगर ऐसा भी कदम उठाए तो उठा सकता है। चलिए वो देखते हैं कि फुल स्टेट ऑफ वॉर में हमें जाना है या नहीं जाना है। लेकिन हाँ, कम से कम आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ एक रिजल्ट्स पर अगर हम देखें तो जो आज इम्पैक्ट आ रहा है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और साथ ही HCL टेक का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस है इस चीट का। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 57% ग्रोथ नेट इंटरेस्ट इनकम में आई, उनके 36% प्रॉफिट में ग्रोथ आई। HCL टेक के रिजल्ट्स Q-on-Q हैं। यहाँ पर रिजल्ट्स पर इतना फोकस नहीं है, लेकिन उसमें जो दूसरी बातें हैं, क्योंकि रिजल्ट्स में तो नेट प्रॉफिट गिरा है, एबिट भी गिरा, बहुत सारी चीज़ें गिरी हैं, लेकिन क्या पॉजिटिव है उन पर बात करेंगे। वारी एनर्जीज़ के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं, M&M फाइनेंशियल्स के रिजल्ट थोड़े मिले जुले। एक बार मैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से बात करता हूँ, क्योंकि काउंटर में आज 5 से 6% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। सर इसमें अन्य आय जो अदर इनकम है उसका हेड थोड़ा सा बढ़ा, 220 करोड़ रुपए, उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी
कि प्रोविजनिंग 118 करोड़ से बढ़कर 635 करोड़ हुई, बावजूद उसके बैंक ने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। एनपीएस कम हुए क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के नॉर्मल होने में वक्त लगेगा, बैंक के मैनेजमेंट ने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन मॉडरेट हो जाएंगे, मतलब ग्रोथ तो नहीं आएगी अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, ये भी मैनेजमेंट ने कहा है। आज एयू अच्छा चला है। क्या लग रहा है सर, चलने के बाद आज प्रॉफिट बुक करने का डे है अगर किसी को आ रहा है, या यहाँ से अगर कोई डिक्लाइन मिलता है तो उसको खरीदारी का के मूड वाले पैटर्न पर चले जाना है? तो देखिए, एयू बैंक के रिजल्ट को अगर हम बहुत क्लोजली स्टडी करें तो मैनेजमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं ये भी कमेंट्री आई है कि अपनी जो उनकी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो अब आने वाले समय में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीचे लाने में सक्षम रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम को भी सपोर्ट करेगा इन टाइम टू कम। अगर उसको माने और आप अगर मध्यम अवधि के इन्वेस्टर हैं तो मैं समझता हूं यहाँ पे नहीं, बट हाँ 690 टू 700 रुपीज तक का एक बार मूवमेंट कर ले, आप वहां पे जरूर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम ये माने कि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और आपने लोअर लेवल्स पे यहाँ पे बाइंग करी थी, तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे आप जो टेबल पे आपका प्रॉफिट है उसको बुक करें और घर लेके जाएं, क्योंकि बैंक ने बहुत ही उम्दा मूवमेंट किया है लोअर लेवल से। रिजल्ट का जो कमेंट्री थी वो कहीं ना कहीं अब डिस्काउंट हो चुकी है। अगर आपने उसी के लिए खरीदा था तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करें और निकलें। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और HCL टेक के रिजल्ट्स, यहाँ पर हमने देखा कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 1.2% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने के लिए मिली। नेट प्रॉफिट गिरा करीब 6.25% का, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी एबिट गिरा कंपनी का 6.5%, मार्जिन्स गिरे करीब 148 बेसिस पॉइंट। और साथ ही अगर देखें तो नतीजे गाइडेंस के अनुसार यहाँ पर अनुमान से कम रहे। टैरिफ का फिलहाल असर नहीं, ऐसा कंपनी ने कहा है। साथ ही अगर देखें तो Q4 में एक बड़ी डील हाथ से निकली है। अमेरिका से बिजनेस में करीब 6.25% की डी ग्रोथ देखने के लिए मिली। यूरोप और अन्य देशों से रेवेन्यू ग्रोथ जारी है। इस साल ज़्यादा नौकरियां देंगे, वेतन वृद्धि अक्टूबर से करेंगे। कुछ ये पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि HCL टेक में जो कमेंट्री है उतनी डराने वाली नहीं है, जिसकी वजह से काउंटर में अच्छी ग्रोथ आ रही है। सर कैसे देख रहे हैं आज IT के लिए? वैसे भी मोमेंटम पॉजिटिव है और दूसरा HCL के जो कमेंट्री है वो भी डराने वाली नहीं है, क्या करें अभी? सर देखिए, जो ये नेगेटिव नंबर्स इन्होंने दिखाए हैं कहीं ना कहीं TCS और इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद इन आईटी कंपनियों के लिए मार्केट प्रिपेयर्ड था कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। बट जितना नेगेटिव हम उम्मीद कर रहे थे उतना नेगेटिव ना तो कमेंट्री आई है। और अब अगर देखें तो इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, 1636 1640 का लेवल एक ऐसा दिखा रहा है जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो मैं समझता हूं 1636 1640 लेवल पे, और आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो जरूर वहां पे प्रॉफिट बुक करें और एक बार एग्जिट ले लें। मगर अगर आप मध्यम अवधि से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप अपनी पोजीशन बरकरार रखें। और जिस तरीके से ये काउंटर मूव कर रहा है 1750 से 1840, ये एक रेंज है जो इन कमिंग टाइम्स आपको देखने को मिल सकती है अगर मार्केट सपोर्टिव रहता है तो। ठीक है। कुछ और नतीजे, वारी एनर्जीज और M&M फाइनेंशियल, यहाँ पर आपका व्यू सर, क्योंकि रिजल्ट्स एक के अच्छे एक के मिक्स हैं। सर देखिए, अगर हम M&M फाइनेंशियल्स की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से ये मतलब किसी भी क्वार्टर में ना इनका ऐसा अनाउंसमेंट आ जाता है और उसके बाद आप देखें मतलब किसी क्वार्टर में तोड़फोड़ अनाउंसमेंट करेंगे, फिर 2-3 क्वार्टर्स इनके बड़े लीन पीरियड टाइप निकल जाते हैं। तो M&M में तो इतना कुछ एक्साइटमेंट मेरे को एट द वेरी फेस ऑफ इट दिखता नहीं है। और मैं समझता हूं M&M फाइनेंस के लिए एक ही चीज हम बोलेंगे कि अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है और आप अब यहाँ पे क्या करने की सोच रहे हैं, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि अब आपको जिस भी दिन कवरिंग देखने को मिले एक बार चाहें तो एग्जिट करें। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देने वाला काउंटर ये हमको लगता है नहीं, तो इस पे बाय की कॉल भी एट द वेरी फेस ऑफ इट देना सही नहीं लगता है। आपने ले रखा है, आपको हायर लेवल मिले तो प्लीज एग्जिट ही करें, ये एक्साइट कर ही नहीं पाता है। वारी की अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके के नंबर्स आए उसके बाद जिस तरीके से काउंटर रिएक्ट कर रहा है, मैं समझता हूं ये रिएक्शन आपका कहीं ना कहीं 3050 तक लेके जाने का दमखम रखता है।
और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वहां पे जरूर एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।